साथ ममता तिवारी। वक्त हो चला अपना उत्तर प्रदेश के इस बुलेटिन का। उत्तर प्रदेश की खबरों की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले खबर पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर सूचना और जनसंपर्क विभाग की बिल्डिंग का सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज उद्घाटन किया। वहीं बीजेपी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जयंती को लेकर प्रदेश में अलग अलग जगह पर कार्यक्रम कर रही है। ये वो बिल्डिंग है, करीब काफी दिनों से बनाई जा रही थी, अब जाके वो बिल्डिंग तैयार हो गई है। कई मंजिला ये बिल्डिंग ये लगातार बनना शुरू हुआ था। इसके बाद आज यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे और इसका उद्घाटन करेंगे। बिल्डिंग में कई फ्लोर की बनाई गई। खासकर इसकी ये है कि आज शाम से यहाँ पर सूचना विभाग जो है वो शिफ्ट हो चुका है। आज से सूचना और जनसंपर्क का काम यहीं से स्टार्ट हो जाएगा। जो अधिकारी हैं सूचना जनसंपर्क विभाग के, वो यहीं से बैठकर अपना काम करेंगे। और इस आज जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती है, उनके जन्मदिन पर ये इसका नाम रखा गया है, चूंकि उनके जन्मदिन पर इसका उद्घाटन होगा। इसका नाम भी पंडित दीनदयाल उपाध्याय बिल्डिंग के नाम से जाना जाएगा और सूचना जो परिसर है वो कहीं ना कहीं आज यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। अभी तक जिस तरीके से सूचना की बिल्डिंग थी वो काफ़ी जर्जर थी और उसकी तलाश थी कि जल्द से जल्द बने और यहाँ पर सूचना विभाग शिफ्ट किया जाए। कैमरा पर्सन राम के साथ अनूप सिंह, JK 24/7, लखनऊ। अनूप त्रिपाठी इस वक्त अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनूप, योगी आदित्यनाथ ने आज जिस बिल्डिंग का उद्घाटन किया है, क्या खास है इसमें, सबसे पहले ये बताइए। देखिए ममता, उत्तर प्रदेश में सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की अब तक जो बिल्डिंग बनी हुई थी, पार्क रोड पर ही बिल्डिंग थी हालांकि, और उसी के सामने दूसरी नई बिल्डिंग बनाई गई है। लेकिन जो पुरानी बिल्डिंग 3 मंजिल की बनी हुई थी वो बहुत जर्जर थी, काफ़ी पुरानी बिल्डिंग थी। बारिश हो या फिर दूसरा मौसम गर्मी हो, वहाँ पर जो कर्मचारी बैठते थे, जो अधिकारी बैठते थे, उनको काफ़ी परेशानियाँ हो रही थी। और ख़ास तौर पर जो सीनियर अफसर होते थे वो सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की बिल्डिंग की जगह दूसरे भवनों में, दूसरे ऑफिस में बैठने की ज़्यादा कोशिश किया करते थे। यही वजह रही कि सरकार ने पिछले करीब 3 साल से प्लान तैयार कर रखा था और आज साकार हुआ। नए भवन का उद्घाटन हुआ है सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के। लेकिन ममता, यहाँ पर मुख्यमंत्री ने 2 बड़े ऐलान किए हैं। पत्रकारों के लिए 2 बड़ी घोषणाएं की हैं। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने 5 लाख का बीमा कराए जाने का उन्होंने ऐलान किया है। जो मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं उनका 5 लाख का बीमा होगा। करीब 1000 के आसपास ऐसे पत्रकारों की संख्या है उत्तर प्रदेश में जिनको मान्यता प्राप्त है और सरकार में वो रजिस्टर हैं। ऐसे सभी पत्रकारों का 5 लाख का बीमा होगा। और अगर कोरोना संक्रमण से मौत होती है तो उनको मुआवजे के रूप में ममता 10 लाख रुपए दिए जाने का भी ऐलान योगी आदित्यनाथ ने अभी कुछ देर पहले लखनऊ में किया है। यह बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश के लिए और पत्रकारिता जगत के लिए, पत्रकारों के लिए। ये फायदा ममता मान्यता प्राप्त पत्रकार जो हैं उत्तर प्रदेश सरकार में उनको मिलेगा। लेकिन कुछ सवाल हैं जो खड़े हो रहे हैं। हालांकि अभी उत्तर प्रदेश सरकार की जो गाइडलाइन आनी है वो अभी बाकी आई नहीं है। वो गाइडलाइन आएगी, उसमें विस्तृत ब्यौरा होगा कि इसका फायदा कितने लोगों को मिलेगा, किन किन लोगों को मिलेगा। लेकिन जो आज ऐलान किया है मुख्यमंत्री ने, उससे तमाम चीज़ें साफ हो जाती हैं कि ये क्राइटेरिया सिर्फ मान्यता प्राप्त पत्रकारों के लिए है। जो भी लाभ होगा वो सिर्फ मान्यता प्राप्त पत्रकारों होगा। लेकिन ये जो ऐलान है उस पर कई सवाल खड़े होते हैं। 10 लाख के मुआवजे की बात की है और 5 लाख रुपए के बीमे की बात की है। अगर हम इससे पहले जाते हैं ममता, तो जो चिकित्सा सुविधाएं हैं वो उत्तर प्रदेश में पहले से ही, चाहे PGI हो या KGMU जो बड़े चिकित्सा संस्थान है लखनऊ में, वहाँ चिकित्सा सुविधाएं मान्यता प्राप्त पत्रकारों के लिए पहले से ही फ्री हैं। और जो चिकित्सा की एक सीमा होती है वो निर्धारित नहीं थी, अब उसे निर्धारित कर दिया गया है। तो ये फायदा है पत्रकारों के लिए या नुकसान है? दूसरा एक और सवाल है ममता कि 10 लाख रुपए योगी आदित्यनाथ ने मुआवजा देने की बात कही है। अगर किसी मान्यता प्राप्त पत्रकार की मौत हो जाती है तो उसके परिजनों को मिलेगा। लेकिन अगर हम पहली सरकार में जाते हैं, इससे पूर्व की अखिलेश यादव की सरकार में, तो 20 लाख रुपए मान्यता प्राप्त पत्रकार की अगर ड्यूटी पर मौत हो जाती थी तो उसके परिजनों को 20 लाख रुपए दिए जाते थे। तो ये पत्रकारों के लिए तोहफा है
या उनकी जो सुविधाएं सरकार की तरफ से मिल रही थी उनमें कटौती है। इस पर थोड़ा ध्यान देना होगा, गौर करना होगा पत्रकारों को और सरकार को। दूसरा एक और पहलू है कि उत्तर प्रदेश से सटे हुए मध्य प्रदेश और राजस्थान में जो सुविधाएं पत्रकारों को दी जा रही हैं, मान्यता पत्रकारों की हम बात कर रहे हैं, उन तक अभी उत्तर प्रदेश की सरकार नहीं पहुंच पाई है। तमाम ऐसी सुविधाएं हैं जो राजस्थान में दी जा रही हैं, मध्य प्रदेश में दी जा रही हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में नहीं है। तो तमाम सवाल अभी खड़े हुए हैं। और एक और पहलू है ममता कि सिर्फ मान्यता प्राप्त पत्रकारों के लिए घोषणा की है योगी आदित्यनाथ ने, और फील्ड पर कोरोना संक्रमण के इस काल में सबसे ज्यादा खतरा उन रिपोर्टर्स को है जो फील्ड में घूमते हैं, और उनमें से ज्यादातर पत्रकारों के पास मान्यता नहीं है। वो अपने, चाहे वो चैनल के हों या किसी अखबार के हों, उनके पास उनको जो सैलरी मिलती है वही मिलती है, उनके पास कोई सरकारी सुविधा नहीं होती है। ऐसे में उनका क्या होगा? क्या अगर उन पत्रकारों का क्या जो जमीनी स्तर पर रहते हैं, जो जनता के मुद्दा उठाते हैं, और कोरोना काल में उनको लेकर कोई व्यवस्था नहीं है, सबके लिए व्यवस्थाएं हुई लेकिन पत्रकारों का कहीं भी ध्यान नहीं दिया गया। चलिए, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। आज कृषि बिल को लेकर देश भर में प्रदर्शन किया जा रहा है, लेकिन इसी बीच बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भारत बंद के मुद्दे से बचते हुए दूसरे मुद्दे को लेकर ट्वीट किया। बीएसपी ने किसानों के भारत मुद्दे पर कोई बयानबाजी नहीं दी। मायावती ने ट्वीट किया कि यूपी सरकार की अनंत घोषणाओं और निर्देशों आदि के बावजूद दलितों, महिलाओं पर अन्याय, अत्याचार, बलात्कार और हत्या की घटनाएं नहीं रुक रही हैं, तो इससे सरकार की नीयत पर सवाल उठना स्वाभाविक है। खासकर छात्राओं का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है, तो ऐसी कानून व्यवस्था किस काम की? तो संसद में पास हुए 3 कृषि विधेयकों का विरोध अब सड़कों पर जोर पकड़ने लग गया है। भारतीय किसान यूनियन समेत विभिन्न किसान संगठनों ने आज भारत बंद का ऐलान किया है। इसी के तहत बाराबंकी में भी भारतीय किसान यूनियन गुट ने भी कृषि बिल के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान किसान नेताओं ने रोड पर जाम लगाया, साथ ही आगजनी भी की। प्रदर्शन कर रहे किसानों का आरोप है कि केंद्र सरकार के इस बिल से न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था खत्म हो जाएगी और कृषि क्षेत्र बड़े पूंजीपतियों के हाथों में चला जाएगा। किसानों ने कहा कि तीनों विधेयक वापस लिए जाने तक वे अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। केंद्र सरकार ने जो कृषि अध्यादेश जारी किया है, आनन फानन में जो कृषि अध्यादेश लेकर आई है केंद्र सरकार, इसके विरोध में हम लोग बैठे हैं। हमारी मांग है कि अगर ये किसान हित में है अध्यादेश, तो किसानों से बात की जाती, किसानों से पूछा जाता कि यह अध्यादेश 74 साल से किसान, भारत देश का हर एक किसान आयोग की मांग कर रहा है, तो किसान आयोग पर ध्यान न देते हुए इस अध्यादेश को लागू किया गया है। आपको बता दें, ये जो कॉर्पोरेट सेक्टर है, इसको भारत देश के किसानों को उनके हाथों में बेचा जा रहा है, गुलाम बनाने का काम किया जा रहा है, जो किसान विरोधी है, और ये होने नहीं दिया जाएगा। आप भी मानते हैं कि कई गुट हो जाने की वजह से जो है किसानों की बात जो है वो ठीक तरीके से नहीं पहुंचती है? कल ही परसों की बात, सरकार इस गलत फहमी में न रहे। ये गुट अलग है, लेकिन भारत देश का हर एक गुट, हर एक किसान एक साथ खड़े होकर रोड पर इसका विरोध करेगा। भारत सरकार की इस अध्यादेश का विरोध करेगा। चलिए, मैं मान लेता हूं मोदी जी ने कहा ट्वीट करके कि एमएसपी का जिक्र है। ठीक, अगर एमएसपी का जिक्र है तो वो अधिकार हम किसानों को दिया जाए। एमएसपी लगाने वाली सरकार कौन? तो किसान अध्यादेश बिल के विरोध में जहां विपक्षी दलों की पार्टी सड़कों पर उतरकर पुरजोर तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रही है, तो वहीं इसी कड़ी में आज कांग्रेस किसान के राष्ट्रीय अध्यक्ष तरुण पटेल रायबरेली पहुंचे, जिन्होंने रायबरेली के छोटा जलियांवाला बाग कहे जाने वाले शहीद स्मारक पर किसान अध्यादेश बिल के विरोध में 1 दिवसीय उपवास रखकर रोष व्यक्त किया। भी किसान का कोई भी अनाज नहीं खरीदा जाएगा। गौशालाओं की जो, जैसे हमारा चेयरमैन साहब ने कहा कि गौशाला की स्थिति नर्क से बदतर है, इनकी स्थिति इमीडिएटली बेहतर की जाए, और किसानों का जो संभावित शोषण है व्यापारियों के द्वारा, आढ़तियों के द्वारा, और जो गवर्नमेंट टैक्स का नुकसान 6.5 से 8.5% का है, इकोनॉमी गिरती जा रही है, मगर सरकार को इस बात का नहीं
इल्म है कि मंडियों से अगर बाहर आदमी किसान खरीदेगा तो सरकार का भी रेवेन्यू लॉस होगा और किसान भी दबाव में रहेगा व्यापारियों के, आढ़तियों के। ये हम लोगों की डिमांड है। उस पे हम लोग साइमल्टेनियसली तहसील स्तर पे, फिर ब्लॉक स्तर पे, फिर न्याय पंचायत स्तर पे, फिर पंचायत स्तर पर जाएंगे और हम सभी किसानों से संपर्क और संवाद, ये हमारे अध्यक्ष जी का नारा है। एक दिन सरकार की किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ एक दिन का हम लोगों का, सभी किसान साथियों का, नौजवान साथियों का एक दिन का सांकेतिक उपवास है। ये जो 3 अध्यादेश आए हैं जो सदन में बिल के रूप में हैं और भविष्य में हम लोगों के बीच में कानून के रूप में होंगे, ये कहीं ना कहीं किसान हितैषी नहीं है। ये खेती के लिए तो हितकारी हो सकता है, व्यापारियों के लिए हितकारी हो सकता है, बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए हितकारी हो सकता है, मगर समाज का एक बड़ा तबका जिसमें 60% से ज़्यादा आबादी कृषि से जुड़ी है और उसका जीवन उससे जुड़ा है। तो वहीं कृषि बिल के विरोध में प्रयागराज में भी भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले किसान प्रयागराज कानपुर हाईवे के किनारे धरने पर बैठे हुए हैं। किसानों का धरना प्रदर्शन यातायात पर भी असर पड़ रहा है। मौके पर भारी तादाद में पुलिस बल को तैनात किया गया है। जिस तरह पूरे देश और प्रदेश में लगातार धरना प्रदर्शन चल रहा है, वैसे प्रयागराज में भी आज चल रहा। आप देख सकते हैं कि किसान यूनियन के लोग हैं यहाँ पे मौजूद है, काफ़ी मात्रा में लोग यहाँ मौजूद है, पुलिस प्रशासन भी है और हमारे साथ कुछ लोग हैं। आइए जानते हैं किस लिए यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। जी, किस लिए यहाँ पे इकट्ठा हुए आप लोग? हम लोग यहाँ भारतीय किसान यूनियन का धरना चल रहा है, उसके समर्थन में शामिल हुए हैं और इस देश की सरकार को कहना चाहते हैं कि अन्नदाता को अडानी के हाथ में बेचना बंद करें। अब इस देश में सिर्फ युवाओं और किसानों की बात होगी, अब मन की बात और जुमलों की बात नहीं होगी। जी, देख सकते हैं जिस तरह यहाँ पे लोग इकट्ठा हुए हैं, सरकार विरोधी है और लगातार जो धरना प्रदर्शन चल रहा है, यहाँ पे भारी मात्रा से लोग देख सकते हैं, सब लाठी डंडे लिए हुए हैं, लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अब प्रशासन से बात कर रही है धीरज कुमार, JK24/7। तो वहीं बुलंदशहर में भी काला आम चौराहे पर किसानों ने प्रदर्शन किया। कृषि बिल को लेकर पूरे प्रदेश में किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। जिले में खुर्जा, सिकंदराबाद, लखावटी, गोलावटी, स्नाना और बीबीनगर में भी किसानों ने प्रदर्शन किया। भारतीय किसान यूनियन के नेतृत्व में किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। तो वहीं बागपत में भारतीय किसान यूनियन ने NH 709 को जाम कर दिया। सड़कों पर बैठे किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने रोड को जाम कर दिया, जिससे यातायात पूरी तरीके से प्रभावित हुआ। आपको बता दें, खाने की भट्टियां लेकर भारतीय किसान यूनियन के लोग हाईवे पर बैठ गए हैं। कृषि बिल को लेकर किसानों ने प्रदर्शन किया। तो वहीं मुजफ्फरनगर में किसान यूनियन के आह्वान पर किसानों ने कृषि बिल के खिलाफ प्रदर्शन किया। जिले में कई स्थानों पर प्रदर्शन करते हुए रोड को जाम कर दिया गया। जिले में 9 स्थानों पर भारतीय किसान यूनियन के स्थानीय नेताओं और पदाधिकारियों के नेतृत्व में किसान चक्का जाम में जुटे हुए हैं। राकेश टिकैत लखनऊ में तो नरेश टिकैत शामली बॉर्डर पर चक्का जाम का नेतृत्व कर रही हैं। बता दें कि केंद्र सरकार की ओर से पारित किए गए 3 कृषि बिल, गन्ना बकाया भुगतान और अन्य समस्याओं को लेकर आज बाकियों में 25 सितंबर को देशव्यापी आंदोलन के साथ जनता का कर्फ्यू और चक्का जाम का ऐलान किया हुआ है। वहीं राजधानी लखनऊ के अमीनाबाद में चल रही पटरी दुकानदारों की मांग को देखते हुए नगर निगम आयुक्त की मौजूदगी में पटरी दुकानदारों को आवंटित की जा रही दुकानों का फैसला पटरी दुकानदारों को मंजूर नहीं है। पुलिस बल की भारी मौजूदगी में पटरी दुकानदारों ने इसका विरोध प्रदर्शन किया। अमीनाबाद में पटरी दुकानदार को इंसाफ न मिलने से कुछ पटरी दुकानदारों ने आत्महत्या करने की कोशिश भी की। पटरी दुकानदारों का कहना है कि हमारी दुकानों को यहां से न हटाया जाए ताकि हमारे परिवार का पालन पोषण चलता रहे।
कोरोना महामारी के चलते 7 महीने से बंद पड़ी पटरी दुकानदारों की दुकानों को लेकर व्यापारी नहीं लगने दे रहे थे, जिसको लेकर आए दिन व्यापारी प्रदर्शन कर रहे थे और पटरी दुकानदार भी रोज प्रदर्शन कर रहे थे। नगर निगम से लगातार मांग कर रहे थे उनकी दुकानों को लगाने के, खोलने के लिए, लेकिन उनको अभी तक के कोई आदेश नहीं दिया गया, जिसको लेकर के आए दिन आश्वासन मिल रहा था उनको, लेकिन कोई भी कहीं से भी उनको संपत्ति नहीं मिली है और कहीं भी दुकान लगाने की अनुमति नहीं दी गई थी, जिसको लेकर के आज नगर निगम अमीनाबाद क्षेत्र में भारी पुलिस टीम और पुलिस फोर्स के साथ आया, जिसको लेकर जो दुकानें लगी हुई थी उनको उजाड़ने का काम कर रहा था। साफ तौर पर आपको तस्वीरें में दिखाना चाहेंगे, यहाँ पे जोरदार प्रदर्शन चल रहा है पटरी दुकानदारों का। ये वो तस्वीरें हैं जो आपको हम क्लियर एकदम दिखाना चाहेंगे कि जो पटरी दुकानदार व्यापारी यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं और दुकानों को ना उखाड़ने की मांग कर रहे हैं, लेकिन भारी पुलिस टीम उनको उखाड़ने के लिए अड़ा हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार की भी बहुत बड़ी लापरवाही सामने आ रही है कि जिस तरह से गरीब पटरी दुकानदार अपना घर चलाते हैं, उस दुकानों से घर चलाकर घर को पालन पोषण करते हैं, लेकिन उन दुकानों को नहीं लगने दिया जा रहा है। आखिर इन दुकानों को नहीं लगेंगी तो उन गरीबों का घर कैसे चलेगा और किस तरह से उनके घर का पालन पोषण होगा। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से भारी पुलिस पर पटरी दुकानदारों को समझाने पर तुली हुई है। 8 महीने से हम लोग बैठे, कारोबार नहीं मिल रहा है और ये उजाड़ तो जाएगा, आत्महत्या करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। हम लोग आप लोगों को अभी तक के कोई दुकानें दी गई है, अलर्ट की गई है, कुछ नहीं दिया गया, जिससे नगर निगम पैसा खाएंगे उसको सब अलर्ट कर दिया। कितने सालों से दुकानें लग रही हैं यहाँ पर? हमारे लोग तो बाप दादे बैठे थे, बाप दादे की जगह हम लोग बैठे, कम से कम 60 साल से बैठे हम लोग यहाँ पे, बाप दादे बैठे थे उनकी जगह हम लोग बैठे हैं। और ये मोहन मार्केट सुप्रीम कोर्ट हारे हैं मुकदमे, उनकी गिनती नहीं हो रही है। पटरी दुकानदार तो जिनका कहना है कि अगर इनको न्याय नहीं मिला तो ये आत्महत्या सभी लोग करने के लिए है और प्रदर्शन भी करेंगे लगातार। राजधानी लखनऊ से JK 24x7 के लिए सादा वाले। तो वहीं कानपुर में आज सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी ने अन्य सपा कार्यकर्ताओं समेत कानपुर के फूलबाग चौराहे पर प्राइवेट स्कूल में लॉकडाउन पीरियड की फीस माफ करने और उसके बाद की फीस में छूट दिए जाने को लेकर धरना प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन में सैकड़ों की तादाद में सपा कार्यकर्ता मौजूद थे। इस दौरान सपा कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन करके मुख्यमंत्री का नाम का ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। कोरोना के इस कहर में जब व्यापार की मंदी, प्राइवेट नौकरियां मिलने नहीं, लोगों को वेतन नहीं मिल रहा है, ऐसे में स्कूल वाले अपने ही छात्रों की मदद नहीं कर रहे हैं। स्कूल की फीस माफ हो, नहीं तो कम से कम हाफ हो, इस मांग को लेकर हम लोग आज धरने पर बैठे हैं। यदि सरकार ने हमारी बात नहीं सुनी तो हम लोग योजना बना के बड़ा प्रदर्शन करके सरकार की ही सीट बजाने का काम करेंगे। सरकार को गरीबों के साथ खड़ा होना पड़ेगा, इसके लिए समाजवादी लोग मजबूर करेंगे। तो यूपी में ग्राम पंचायत के चुनाव जैसे ही नजदीक आ रहे हैं, वैसे ही गांव में प्रधान और सचिव द्वारा किए गए करोड़ों रुपए का घोटाला भी सामने आने लगा है। दरअसल पीलीभीत के हसन नगर भगतनिया गांव के दर्जनों ग्रामीणों ने डीएम को शिकायत पत्र देकर ग्राम प्रधान पर लाखों के घोटाले का आरोप लगाया है। ग्रामीणों का आरोप है कि ग्राम प्रधान शमशान घाट के निर्माण के नाम पर 25 लाख का बजट निकाल लिया, लेकिन शमशान में एक भी ईंट नहीं लगाई गई है। ग्रामीणों का आरोप है कि ग्राम प्रधान ने सोलर लाइट, आंगनबाड़ी केंद्र और नाली कच्चे के निर्माण के नाम पर भी कई लाख रुपए निकाल लिए हैं। उधर कलेक्ट्रेट पहुंचकर डीएम से शिकायत कर ग्रामीणों ने आरोपी प्रधान के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। से इसलिए शिकायत करी है कि गांव का जो विकास होने वाला था तो कोई विकास नहीं हुआ, उसका पैसा सारा निकाल लिया और नाली खरंजे व रास्ताएँ जो भी हैं वो कोई भी नहीं कर पाएंगे और पैसा सारा निकल गया। पता चला 25 लाख रुपए किसी तरह से 25 लाख उसका है सर। जो शमशान घाट की जो जगह है उसमें टीन सेट डालने के लिए निकाला इन लोगों ने, जिसकी जबकि कोई भी टीन सेट नहीं भरी है, ना कोई बाउंड्री हुई है, उसमें आज भी बहुत बड़ी घासें खड़ी हुई। और देख चाहे आपको नहीं मालूम हो, मैं आपको फ़ोटो भी दिखा सकता हूँ। डीएम साहब ने क्या कहा आपसे? डीएम साहब ने ये कहा कि अभी कुछ लोगों को और भी लगाओ तब होगा, वरना तो वहीं लगातार हो रही भारी बारिश से बस्ती में सड़क से लेकर घरों के अंदर तक पानी भर गया है। कहीं पेड़ गिरने से रास्ता बंद हो गया है तो कहीं बिजली प्रभावित हो गई है। मूसलाधार बारिश की वजह से पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जिले के अस्पताल चौराहे पर विशालकाय पेड़ गिरने से 2 बाइक दबकर क्षतिग्रस्त हो गई हैं और कई जगह तो बिजली के खंभे नीचे गिर गए हैं, जिस वजह से बिजली भी बंद हो गई है। टीबी अस्पताल के पीछे मोहल्ले में तो लोगों के घरों में पानी घुस गया है। सोफा, बेड और किचन हर जगह बारिश का पानी नजर आ रहा है। समस्या ये आ रही है कि
24 घंटे से बारिश हो रही है, दुकान पे कोई ग्राहक भी नहीं आ रहे हैं, रोड पूरा जलमग्न है और भारी बरसात से हम सब बहुत परेशान हुए हैं। क्या इस बरसात से कोई नुकसान भी हुआ है? नुकसान भी हुआ, फसल का भी नुकसान हुआ है और व्यवसाय भी प्रभावित हुआ है। लाइट वाइट आ रही है? लाइट भी नहीं आ रही है। कितना दिन से लाइट नहीं आ रही? लाइट तो 12 घंटा हो गया नहीं आया। और कोई दिक्कतें? दिक्कत बड़ी है, लेकिन क्या क्या बताएं दिक्कतें में। ये पेड़ कटने का काफी दिनों पहले आदेश हुआ था, लेकिन प्रशासन की कहीं न कहीं लापरवाही की वजह से ये पेड़ को नहीं काटा गया। आज काफी ज्यादा यहाँ हादसा होने से बचा, इसमें 2-3 बाइक चपेट में आ चुकी हैं। किसी की जान अभी तो नहीं गई है, लेकिन अस्पताल में घायल हुए हैं 2-3 व्यक्ति। और यहाँ पे बहुत ही बड़ा हादसा होने से बचा है, बहुत ही बड़ा जिसे कहा जा सकता है। एक पानी ने बचा दिया, नहीं तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। प्रदेश में वही बारिश चल रहा है। उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में सरकार की ओर से चलाया जा रहा स्वच्छता अभियान भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है। ताजा मामला जिले के बेलथरा गांव का है, जहां पर कागजों में तो शौचालय बना दिया गया है, लेकिन धरातल पर कुछ और ही है। ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान और ग्राम विकास अधिकारी पर भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया है। ग्रामीणों ने कहा कि गांव में स्वच्छता अभियान के नाम पर जो शौचालय बनाए गए हैं वो बल्ली के सहारे खड़े हैं। ये शौचालय गांव को स्वच्छ मुक्त तो नहीं कर सकते, लेकिन लोगों को मौत के घाट जरूर उतार देंगे। में तो आदमी लोग कराए हैं, कुछ उसी तरह से पड़ा हुआ है। मानक के हिसाब से बना है? मानक के हिसाब से कोई नहीं बना है। कौन बनवाया है ये तो पैसा तो आया है लाभार्थी के पास ही, और प्रधान पैसा वो दिए हैं। सभा बेलथरा के वर्तमान प्रधान के द्वारा जो है सरकारी धनराशि का सदुपयोग किया गया है, और पिछले पंचवर्षीय में जितने भी सरकार के द्वारा चाहे राजस्व निधि का पैसा हो, चाहे वो आपके केंद्र सरकार से भेजे गए मनरेगा के धनराशि का पैसा हो, बड़े पैमाने पे घोटाला किया गया है। सबसे महत्वपूर्ण यह ODF में है। ये जो हमारा गांव है ये ODF में है, लेकिन वर्तमान में अगर आप शौचालय देखेंगे तो 72 से 72 और दैनिक स्थिति है, किसी के खाते में लाभार्थी के खाते। आप लोग इसकी शिकायत किन से की? जी सर्वप्रथम सबसे पहले तो मैंने वीडियो का भी 2019 में निरीक्षण करा है। वीडियो ने आश्वासन दिया, उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद तहसील दिवस समाधान दिवस के दिन हम लोगों ने DM साहब को रोक कर ज्ञापन दिया समस्त ग्रामीणों के द्वारा। लिखित रूप से इस तरह की शिकायत प्राप्त नहीं हुई, संज्ञान में आप ला रहे हैं तो इस प्रकरण को निश्चित रूप से हम देखेंगे। धवरकर ग्राम पंचायत में परसों में गया था और मैं निश्चित रूप से इसकी पूरी जांच करूंगा, जांच करके तो आपको बताने की स्थिति में। बाराबंकी से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो आपके दिल को झकझोर देने वाली है। यहाँ एक युवक को अस्पताल से एम्बुलेंस नहीं मिली तो उसे मजबूरन अपनी पत्नी के शव को ठेले पर रखकर घर ले जाना पड़ा। मामला जिले के गांव सूरजवापुर का है, जहां पर पीड़ित की पत्नी गर्भवती थी और उसका प्रसव कराने वो स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर गया हुआ था। अस्पताल में उनकी पत्नी के साथ बच्चे को जन्म दिया, मगर उसकी हालत खराब हो गई और उसने उसी अस्पताल में अपनी अंतिम सांस ले ली। जानकारी के मुताबिक पीड़ित ने अस्पताल से शव को घर ले जाने के लिए एम्बुलेंस की मांग की, मगर शव को ले जाने के लिए एम्बुलेंस न होने की बात कहकर डॉक्टर्स ने एम्बुलेंस देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद देशराज अपनी पत्नी के शव को एक ठेले पर रखकर लगभग 2.5 किलोमीटर दूर अपने घर लेकर गया। रो नहीं रहा था, चिल्ला नहीं रहा था। उसके बाद हाँ अरे वही नॉर्मली मतलब हुआ। उसके बाद फिर यानी बच्चा जब रोने लगा उसके बाद इनको दिक्कत हो गई। हाँ ये मतलब यानी इनको दिक्कत हो गई, ये बेहोश हो गई। मतलब उसके बाद फिर यानी नीचे ऑक्सीजन लाया गया, ऑक्सीजन लगाया गया। उसके बाद डॉक्टर ने चेक किया, बोला कि ये एक्सपायर हो चुके हैं। अच्छा, तो वहाँ से आप कैसे लेकर आए इनको? सर यानी वहाँ से ठेले से लेकर आए। अच्छा, यहाँ कितनी दूरी पड़ती है? सर यहाँ से हमको लग रहा है 4.5 किलोमीटर, 2-2.5 किलोमीटर पड़ता है। अच्छा, ये 2-2.5 किलोमीटर आप ठेलिया से लेकर आए? जी। ये वहाँ से आपको कोई साधन उपलब्ध कराया गया? नहीं सर, वहाँ से हमने वही मैम से बोला था, एक मैम से बोला था कि मैम यानी एम्बुलेंस हो तो दे दीजिए। तो एक यानी मैम बोली कि एम्बुलेंस नहीं मिलती बॉडी के लिए। हमने कहा अच्छा ठीक है, फिर अपना गाड़ी का व्यवस्था किया है। गाड़ी नहीं मिली तो ठेला मंगवाया फिर। हाँ, ये प्रसंग अभी हमारे संज्ञान में आया है, जिसमें हमने अधीक्षक से भी पूछताछ भी की है। क्योंकि एम्बुलेंस तो जिंदा के लिए होती है पहले,
मृतक के लिए एम्बुलेंस नहीं होती है, मृतक के लिए शव वाहन होता है। तो शव वाहन CSC स्तर पर। हरदोई पुलिस और जिला प्रशासन की ओर से गैंगस्टर अपराधियों और माफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। संयुक्त कार्रवाई करते हुए प्रशासन ने लगभग 64 लाख की संपत्ति को जब्त किया। शराब माफिया के विरुद्ध ये कार्रवाई की गई। देखिए, मैं स्पष्ट रूप से बता दूं कि जनपद हरदोई में पुलिस और प्रशासन द्वारा जो हरदोई में कुछ माफियाएं चिन्हित किए गए हैं, उनके खिलाफ बड़ी सख्त कार्रवाई शासन और पुलिस हेडक्वार्टर के द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं, जो हमारे IG मैम और ADG सर ने निर्देश दिए हैं, उनके क्रम में कार्रवाई की गई है। इसमें अभी तक 2 माफिया, जो एक शराब माफिया है और एक खाद्यान्न माफिया है, उन माफियाओं की संपत्ति चिन्हित करके उनको कुर्क किया गया है। इसमें मैं आपको बता दूं कि थाना बेनीगंज में विकास गुप्ता जो शराब माफिया है, इसकी लगभग 30 लाख की प्रॉपर्टी, जिसकी मार्केट वैल्यू 30 लाख है, इसको आज कुर्क किया गया है। और साथ ही कोतवाली शहर में जो एक खाद्यान्न माफिया है जिसका नाम है चित्रकूट जिले के कंठीपुर गांव में एक संविदा कर्मी की ओर से दस्ताने की जगह पान मसाला की पन्नी दोनों हाथों में पहनकर 33 kV विद्युत लाइन जोड़ने का मामला सामने आया। संविदा कर्मी ने कहा कि एक दस्ताना था जिसको मेरे साथी भूल से ले गए और लाइन शटडाउन की गई थी। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि 33 kV विद्युत लाइन बड़ी लाइन मानी जाती है और इतनी बड़ी लाइन जोड़ने के लिए गुटखे की पन्नी का इस्तेमाल करना घोर लापरवाही की कहीं न कहीं बात है। ब्रेकडाउन पड़ी है लाइन, उधर काटा था, उधर आगे जाके सेक्शन काटा है, कहीं में फार्म के लिए गई है। तो पन्नी लगाए थे, कौन सी पन्नी पहन के वो कर रहे थे काम? वो राजश्री की पन्नी। दिखाओ। तो फेंक दिया ना सर। अच्छा, तुम्हें दस्ताने नहीं मिले का, ऐसे काम करते हो? मिले थे सर, दो आदमी थे, वो लेके चले गए, हम लोग गलती से छोड़ दिए उन्हीं की गाड़ी में। एक दस्ताना था सर जी। एक दस्ताने में कितने लोग काम करते हो? नहीं, दस्ताना और थे, वो गाड़ी में लेके चले गए थे सर। तो ऐसे कैसे लापरवाही करते हो तुम? अरे नहीं, स्विच डाउन में थी ना लाइन। तुम किया